हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त धातु को। ठीक है, हमने रस धातु को पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त धातु को। फ्रेंड्स, इसको आप पूरा पढ़िएगा। अगर ये थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगे तो भी इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट धातु है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे, जैसे कि रक्त मोक्षण क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा। विरेचन क्या होता है, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो इन सब चीजों को भी इसमें हम क्लियर करेंगे। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को बहुत अच्छे से, ताकि आपको रक्त धातु अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते, वो भी इसमें आपको आज समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं रक्त धातु को। सबसे पहले देखेंगे रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होती है। हमने धातु पोषण न्याय में देखा था कि हर धातु के दो भाग बनते थे, एक प्रसाद भाग और एक किट्ट भाग। ठीक है, जो प्रसाद भाग होता था उसी से उसकी धातु का पोषण होता था अगली धातु का। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। हमें पता है रस धातु जो होती है वो अग्रिम धातु है और रक्त धातु जो है वो उत्तर धातु है। तो हमने क्षीर दधि न्याय में देखा है, जो पूर्व धातु होती है उसके द्वारा उत्तर धातु का पोषण होता है। धात्वाग्नि क्रिया से प्रत्येक धातु प्रसाद एवं किट रूप में परिवर्तित होती है। इस धातु के प्रसाद भाग से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रक्त धातु के उत्पत्ति के स्थान। ठीक है, तो रक्त धातु के उत्पत्ति के स्थान है यकृत और प्लीहा। यकृत मतलब होता है लिवर और प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे शुद्ध रक्त के लक्षण। शुद्ध रक्त कैसा होगा, तो तपे हुए वर्ण जैसा गुंजा फल के वर्ण वाला होगा तथा लाल कमल की आभा वाला होगा। ठीक है, आभा मतलब होता है कांति। इसके बाद रक्त के गुण में पंच भौतिकता देखेंगे। ठीक है, जो रक्त है उसमें जो 5 गुण आते हैं वो पंच महाभूतों से आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि रक्त का कौन सा गुण किस महाभूत से आता है। तो पृथ्वी महाभूत के कारण जो रक्त है उसके अंदर विशिष्ट गंध आता है। जल महाभूत के कारण जो हमारा रक्त है उसमें द्रवता आती है। आकाश महाभूत के कारण हमारे रक्त में लघुता आती है। वायु महाभूत के कारण हमारा जो ब्लड है उसमें गति यानी कि स्पंदन आता है। और अग्नि महाभूत की वजह से उसमें रूप या वर्ण आता है, यानी जो हमारा रक्त है वो रेड दिखाई देता है, वो अग्नि महाभूत की वजह से। ठीक है, तो ये थे पंच महाभूतों से रक्त में आने वाले 5 गुण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रक्त धातु के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य है रक्त धातु का मांस धातु की पुष्टि। हमें पता है रक्त धातु पूर्व धातु है और मांस धातु उत्तर धातु है। तो पूर्व धातु पोषण करेगी किसका, उत्तर धातु का, यानी कि रक्त धातु पोषण करेगी मांस धातु का। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है धातुओं की क्षय या वृद्धि रक्त के अधीन है। ठीक है, यानी कि किस धातु का क्षय होगा, किस धातु की वृद्धि होगा, ये रक्त के अधीन है। यानी अगर आप में बॉडी में रक्त अपनी प्राकृत अवस्था में प्राकृत मात्रा में है तो आपके अंदर किसी भी धातु की क्षय और वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, रक्त को शरीर का मूल कहा गया है, क्योंकि रक्त ही जीवन है। क्योंकि हमारी बॉडी में चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे कुछ भी, मतलब किसी भी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के द्वारा ही होता है। अगर आपके बॉडी में ब्लड ही नहीं है तो आपके अंदर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, आपका बॉडी जरा सा भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब यही है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि रक्त को ही शरीर का मूल कहा गया और रक्त ही जीवन है। उसके बाद देखेंगे रक्त धातु का प्रमाण कितना होता है। तो 8 अंजलि रक्त धातु का प्रमाण होता है। और इसकी उपधातु क्या है, कंडरा तथा सिरा जो है वो इसकी उपधातु है। कंडरा मतलब होता है टेंडन और सिरा मतलब होता है वेन्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रक्त धातु का मल। रक्त धातु का मल होता है पित्त। इसके बाद देखेंगे रक्त क्षय के लक्षण, यानी कि जिसके अंदर रक्त धातु कम है उस व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण आएंगे। तो उसकी त्वचा जो है वो रूक्ष हो जाएगी, कठोर हो जाती है। अम्ल तथा शीत पदार्थ उसको खाने की इच्छा होती है और उसकी सिराओं में शिथिलता आदि आती है। यानी कि आप देख सकते हैं जो अनेमिक पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनमें अनेमिया होता है, उनके जो लक्षण होते हैं वही रक्त क्षय लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आदमी अम्ल या फिर शीत पदार्थ ज्यादा खाने की इच्छा करे या फिर जिनकी त्वचा रूक्ष और कठोर हो जाए तो आप समझ जाना उसमें क्षय लक्षण यानी रक्त का क्षय लक्षण आया है, यानी उसमें रक्त की कमी हो गई है। इसके बाद देखेंगे रक्त वृद्धि के लक्षण, जिनके अंदर रक्त ज्यादा हो जाता है। तो जिनके अंदर रक्त वृद्धि हो जाती है उनके अंदर उनकी नेत्र, त्वचा तथा नख में लालिमा आ जाती है। आयुष से अग्निदीप्त, यानी कि उनकी अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। इंद्रियां अपने अपने विषय में निपुण होंगी। ठीक है, आयुष मतलब उसकी आयु बढ़ेगी। इसके बाद देखेंगे रक्तज रोग कौन कौन से होते हैं, यानी रक्त की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। तो रक्त की वजह से आपको कुष्ठ रोग हो सकता है, मतलब आपको नहीं, सॉरी, मतलब रक्त की वजह से कुष्ठ होते हैं, मतलब रोग होते हैं। तो सबसे पहला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम बोलते हैं लेप्रोसिस। ठीक है, विसर्प रोग को हम बोलते हैं एरिसिपेल्स। ठीक है, एरिसिपेलस। इसके बाद देखेंगे गुल्म रोग।
गुल्म रोग को हम बोलते हैं कॉपिस, जिसके अंदर वेन्स में स्वेलिंग यानी गांठ जैसी पड़ जाती है, ठीक है। और विसर्प में क्या होगा, इसके अंदर आपको बुखार के साथ साथ फुंसी भी होती है, तो हम उसे विसर्प कहते हैं, ठीक है। और कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी तो आपको पता ही है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी चिकित्सा क्या होती है, ठीक है। तो इसकी चिकित्सा जो है वो रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए हमें इससे, जिसके अंदर रक्त और पित्त का नाश हो, ठीक है। इसके बाद हम उसे विरेचन भी करवा सकते हैं। विरेचन मतलब क्या होता है, तो विरेचन में हम कुछ रोचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि करते हैं, ठीक है। और ये विरेचन भी पंचकर्मों में से एक है। इसके बाद उपवास करा सकते हैं उसे। रक्त मोक्षण करवाना, रक्त मोक्षण भी क्या है, एक तरीके से पंच कर्म जो है उनमें से एक है, पंचकर्मों में से एक है ये रक्त मोक्षण भी। और इसके अंदर हम जो दूषित रक्त होता है उनको बाहर निकालते हैं। इसके बाद देखेंगे रक्तसार पुरुष के लक्षण। तो रक्तसार पुरुष जो होते हैं उनमें नख, नयन, तालु, जिह्वा, ओष्ठ स्निग्ध तथा ताम्र वर्ण वाले होते हैं। ये सुकुमार होते हैं और अल्प बल वाले होते हैं। इसके बाद देखेंगे रक्त व स्त्रोतस। रक्त व स्त्रोतस कौन कौन से हैं, तो यकृत एवं प्लीहा जो है वो रक्त व स्त्रोतस होते हैं। आपको रक्त धातु में इतना ही पढ़ना है, जो आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आया हो तो आपको उसको रट लेना है वैसे ही, क्योंकि रक्त धातु में इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लेक्चर? अगर आपको कोशिश तो यही किया है कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ठीक है, चाहे जैसे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें भी बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हम अगला धातु पढ़ने वाले हैं उसकी अपडेट आपको पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।